चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। सभी बच्चों का यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, अपने कान खुले रखेंगे। अगर आपको बीच में कोई डाउट है तो या तो आप पूछ लेंगे, अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछ लूँगा। तो मेरे पूछने से पहले आप ही पूछ लें अगर आपको कोई डाउट है तो। क्लास नंबर 8 सब नेचुरल फिनोमिना। अब देखो, सब नेचुरल का मतलब होता है कुछ प्राकृतिक फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है कि कुछ घटनाएं होती हैं जो कि प्रकृति के अंदर होती हैं और नेचुरल तरह से होती हैं। ऐसी घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? बिजली का कड़कना, बारिश का होना, अर्थक्वेक, तूफान, आंधी, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। होती क्यों है? पहली चीज़, थोड़ा थोड़ा आपने पिछले क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। और साइड बाय साइड आपको और क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि अगर उस केस के अंदर आपको अपना बचाव कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल स्टेप्स के जो है लाइटनिंग पे आते हैं। लाइटनिंग क्या चीज़ होता है? बिजली का कड़कना। आपने देखा होगा स्पार्क इलेक्ट्रिक पोल वगैरह के ऊपर, जब कई बार बिजली को वैसे देखा होगा, बिजली के तार वगैरह आपस में स्पार्किंग वगैरह होती है ना। कई बार जो आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं इवन उसके ऊपर तो बहुत भयंकर भयंकर स्पार्किंग भी होती है। ठीक, तो पुराने टाइम के अंदर बिजली तो थी नहीं और ये स्पार्किंग वगैरह ये बहुत अनकॉमन फिनोमिना था। और जब क्या होता है कि पुराने टाइम के अंदर अगर हम बात करें तो लोग बहुत डरते थे बिजली के कड़कने से, बिजली के चमकने से। उन्होंने बिजली को अनयूजुअली कभी कभी दिखाई देता था बारिश के टाइम के ऊपर या इस तरह के, और वे इसको नेचुरल फोर्सेस से रिलेट करते थे कि शायद कुछ प्राकृतिक आपदा है ये, और किसी न किसी भगवान से या किसी न किसी चीज़ को हमने नाराज़ कर दिया है तो उसकी वजह से ये बिजली कड़क रही है। एंशिएंट ग्रीक के अंदर तो इवन बिजली का अलग से देवता बता दिया जाता था कि अलग से इनके देवता हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को क्यों रिलेट किया गया? ताकि अगर हम डरेंगे किसी चीज़ से तो उनसे हम अपना बचाव भी कर पाएंगे, इसीलिए। तो व्रेथ ऑफ गॉड का मतलब होता है वही कि भगवान का गुस्सा। ठीक है, कि वो उनको विजिट करने वाले हैं, उससे पहले व्रेथ ऑफ गॉड ये एक तरह से बिजली के कड़कने को देखा जाता था। अब स्पार्क्स एट द ग्रीक न्यू 600 BC के बात करेंगे। और सबसे पहले BC क्या चीज़ होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद होता है एजोसाइन AD BC, यानी कि आपने 1100 या 1200 के आसपास में के अंदर को, उसके बाद का जो साल है 2000 साल के आसपास का गैप है। 2000 साल से ऊपर यानी कि 600, उससे भी 600 साल पहले। ठीक, हमारा टाइम पीरियड कैसे चलता है बेटा? ऐसे चलता है कि यहाँ से लेके पहले BC आता है, उसके बाद में फिर एक हम जब क्राइस्ट जब जन्म हुआ था 300 से 500 साल तक का पीरियड वो होता है, उसके बाद में AD चलता है। अभी हम सारे के सारे AD के अंदर जी रहे हैं 2020। ठीक है, यानी कि 2000 साल हो चुके हैं क्राइस्ट को, और उसके बाद की स्टोरी अभी हमारी 2020 चल रहा है। लेकिन उससे पहले का जो भी कुछ है यानी कि उससे भी 600 साल पहले। ठीक है, यानी कि 2000 ये हो गए, 500 साल का ये वाला मिड वाला पीरियड हो गया, 300-400 साल का, तो 2500 साल, और 2500 साल प्लस में ये 600 साल बैक साइड के अंदर, तो कितना हो गया? 3100-3200 साल के आसपास की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अभी कभी भी आपको इस तरह से दिखाई दे तो हमेशा BC का मतलब आपको एक रफ आइडिया मैंने दे दिया है क्या चीज़ होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन था इन 1752। उसने क्या था? एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने लाइटनिंग showed that lightning and the spark from the clothes are essentially the same phenomena। उसने दिखाया था कि जो हम अपने कपड़ों के ऊपर जो कई बार चार्ज वगैरह हो जाते हैं ना, आपने महसूस किया होगा कई बार कट 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 करके बोलते हैं वो चार्ज वगैरह, और वो बिजली का जो फिनोमिना है, जो बिजली कड़कती है, वो काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग है। तो ही पुट अप सम थिंग्स इन द माइंड ऑफ द रीडर्स की चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं चार्ज के साथ में। ओके, अभी सबसे पहले अब हमारे को ये देखिए, मैंने प्लास्टिक की एक एक्टिविटी दे रखी है, चार्जिंग बाय रबिंग। ये आपने कर भी रखा होगा। आप किसी कंबल को या फिर कपड़े को या ऊनी कपड़े को लगातार आप उसको इसको रगड़ते रहें, और उसके बाद आप किसी मेटल की चीज़ को हाथ लगाएंगे तो आपको झटका सा लगेगा। ठीक है, ये आपने सभी ने महसूस किया हुआ है। ठीक, अभी जो चार्ज क्या होता है, अभी इसमें क्या होता है बेटा? हर चीज़ पार्टिकल से बनी होती है। ठीक, अब हम आते हैं चीज़ों के बनावट के ऊपर। हर चीज़ बनी होती है पार्टिकल से। पार्टिकल क्या होते हैं? छोटे छोटे एटम्स के साथ में जुड़े हुए, इनको बोलते हैं पार्टिकल। एक या एक से दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। एटम्स बनते किस चीज़ से? एटम्स बनते हैं चार्ज से। चार्ज क्या होता है? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है।
ठीक है। जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो ये जो एटम, ये जो अगर हम एटम के अंदर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होते हैं चार्ज कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, या आगे पढ़ोगे ऑक्टेट बोलते हैं इनको, यहाँ पे और 8, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह के चार्ज होते हैं। जब हम किसी चीज़ के ऊपर लगातार प्रेशर करेंगे तो वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं। अलाइनमेंट का मतलब एक ही लाइन के अंदर सारे चार्ज हो जाते हैं। और आपने बिजली का मतलब तो आपको पता ही है, बिजली का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव दिशा के अंदर जब चार्ज फ्लो करना शुरू करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। परंतु जब ये चार्ज एक ही दिशा के अंदर अलाइन हो जाते हैं ऊपरी प्रेशर या फोर्स की वजह से, उसकी वजह से उसके अंदर एक चार्ज एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है। बार बार रगड़ रहे हैं ऐसे करके, एक ही दिशा बन गई इन चार्जेस की, तो जिसकी वजह से जैसे ही हम उसके संपर्क में किसी मेटल या कंडक्टर को लेके आते हैं वो हमारे को एक झटका देता है। ये क्लियर है? यहाँ तक सब समझ को आ गया सबको? अब हम आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये देखो इन्होंने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके डाले हैं इस तरह से, टाइप ऑफ चार्जेस एंड इंटरेक्शन, कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए, इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज अक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद द सिल्क एज द पॉजिटिव। तो ये मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, बाकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स, इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइसेस क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज़ होता है? इलेक्ट्रोस्कोप होता है, आपने एक वो देखा है, एक छोटा सा पेचकस टाइप के अंदर होता है ना, उससे भी क्या पता चलता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ऐसे एक चार्ज नापने का यंत्र होता है जिसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हमें ये पता चल जाता है कि किसी चीज़ के अंदर चार्ज उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं कि एक वर्ड होता है डिस्चार्ज और एक होता है अर्थिंग। इसका मतलब देखो क्या होता है। अब अर्थिंग आपने सुना हुआ है, क्या चीज़ होती है अर्थिंग? घरों के अंदर आपने देखा होगा कि एक अर्थिंग की वायर दबाई जाती है। इसके अलावा जो मेन प्लग होते हैं सॉकेट वाले, उसके अंदर एक इस वाले प्लग को, ऊपर वाले प्लग को हम अर्थ का भी बोलते हैं कि भाई अर्थ का प्लग है ना। और कई बार ऐसा क्या होता है कि प्रेस वगैरह जो होते हैं 3 सॉकेट वाला जो प्लग होता है, अगर हमारा ऊपर वाली पिन टूट भी जाती है तो हम बोलते हैं ठीक है ना, इससे काम चल जाएगा, इसका तो कोई बात नहीं, ये वाली पिन तो ऐसी ही है ना। एक्चुअल के अंदर ऐसे ही कुछ भी नहीं होती। ये वाली पेन का क्या कार्यक्रम, क्या इसका औचित्य होता है, ये सारे के सारे जो भी आपके घर के अंदर मान लो बिजली की तारों से इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, पहले आपके मीटर के अंदर आई, मीटर के अंदर से आपके पूरे फ्यूज़ हैं अलग अलग करके और पूरे घर के अंदर फैल गई, है ना। ऐसी बिजली आती है इलेक्ट्रिसिटी। अभी क्या होता है कि एक वायर इस बिजली के साथ में साइड बाय साइड जो मकान की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो धरती के अंदर भी दबा दी जाती है, जिसको आप बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। बिजली का फ्लो क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जब चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। मान लीजिए कि ज़्यादा या कम बिजली आ गई पहली इस वाली अवस्था के अंदर, ठीक है। आपके घर के अंदर प्लग के अंदर हो गया शॉर्ट सर्किट, हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? 2 सर्किट आपस में, 2 तारे आपस में भिड़ गई, गर्म हो गई, ये वो, है ना, वो ऐसी कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपको आसमानी बिजली आपके घर पे गिर गई, आसमानी बिजली आपके घर पे गिर गई। आसमानी बिजली क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोबारा से अभी आगे जाके। तो इस केस के अंदर ये जो अर्थिंग की जो तार होती है ये सारी की सारी नीचे ज़मीन के अंदर दबा दी जाती है। तो जितना भी एक फ्लो चार्ज का होता है ये चार्ज धरती के अंदर पहुंच जाता है और आपके घर को नुकसान होने से बच जाता है। उदाहरण के लिए ये जो टावर, मोबाइल के टावर लगे होते हैं, इनके साथ में एक अलग से एक स्ट्रिप ले जाई जाती है और धरती के अंदर गड्ढे खोद के उसके अंदर उस स्ट्रिप को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब मान लो इन टावर्स के ऊपर बिजली पड़ती है तो वो सारी बिल्डिंग के अंदर आग लगा सकती है, उसको डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो ये बिजली यहाँ से स्ट्रिप्स के थ्रू होते हुए और धरती के अंदर पहुँच जाती है। एक छोटा सा अगर आप डिस्कवरी अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर है फन विद द साइंस, एक कार्यक्रम आता है, उसके अंदर आपको दिखाया भी जाएगा कि एक मशीन है जिसके थ्रू बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी गई है। एक पुतले को
3 या 4 पुतले उसके आसपास में रखे गए हैं। पहले पुतले को ऐसा क्यों रेनकोट पहना दिया गया है और उसके ऊपर सारी बिजली हम डालने वाले हैं। एक है हमने उसके ऊपर लकड़ी का है, लकड़ी के क्या कहते हैं उसको, बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है उसको, और बहुत ज़्यादा बिजली हम उसके ऊपर डालने वाले हैं। तीसरा है कि हमने रबड़ पहना रखी है सारे के, उसको टोपी वोपी पहना रखी है, रबड़ के शूज़ पहना रखे हैं। और चौथा है कि हमने एक पूरा उसको जैसे लोहे का कवच पहना रखा है, पूरा का पूरा, जैसे पिछले वो आर्मर्स नहीं होते थे, सोल्जर्स होते थे, पूरा का पूरा कवच पहन रखे होते थे। तो इन चारों पुतलों का एक केस किया और हमने एक पूरी बिजली का जो एक 10,000 वोल्ट के आसपास में वो बिजली इसके अंदर पैदा करी। टेस्ला नाम का ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है और हमने देखा कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपके हिसाब से रेनकोट पहने हुआ लकड़ी के बॉक्स के अंदर, डब्बे वाला वो क्या कहते हैं रबड़ वाला, या फिर मेटल का पूरा का सूट पहना हुआ, कौन सा ऐसा बुत है या फिर कौन सा ऐसा वो है जो कि बिजली जिसके ऊपर गिरेगी तो बच जाएगा? रबड़ बिल्कुल गलत। और वुड नो गलत। और मेटल। क्यों? क्योंकि जब भी इनके ऊपर इतनी बिजली गिरेगी तो ये जो मेटल होता है ये क्या चीज़ होती है, एक तरह से कंडक्शन बनाएगा, धरती के साथ में अटैच है, इसके ऊपर आएगा और ये इसको एक पूरा का पूरा एक कंडक्टर बन जाएगा, पूरा एक सर्किट बन जाएगा ऐसे करके, और धरती के अंदर ये सारा का सारा करंट चला जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा, बाकी सब इतने करंट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाए। करंट नहीं लगेगा इसको करंट अंदर जो वाली जो चीज़ें हैं, अगर उसने प्रोटेक्टेड शील्ड पहनी हुई है तो उसको करंट भी नहीं लगेगा। वैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, परंतु अगर बिजली गिरने की स्थिति के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे, आप किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं तो आप बच जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी मेटल के बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं जो कि धरती के संपर्क में है तो बिजली गिरेगी तो आप बच जाएंगे। ओके, छतरी लेके गए हुए हैं, कुछ भी लेके गए हुए हैं सर, तो जो रोड होती है बिजली की उसको हम छू लेते तो करंट क्यों लगता है? जो रॉड होती है बिजली की उसको अगर हम छुएं तो करंट क्यों लगता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हैं? ब्लड बहता है, ठीक है, और क्या चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी एक तरह से कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, और हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स है, हर जगह न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स कुछ इस तरह का एक हमारा एक जाल बनाते हैं जो कि सारे शरीर में ये एक दूसरे से ऐसे कर करके सारे शरीर के अंदर फैले हुए हैं। ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही होती है जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ को छुएंगे तो हमारी बॉडी एक कंडक्टर का काम करती है। कंडक्टर करने से ये सारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये सारी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे को इलेक्ट्रिक करंट लगता है इनके थ्रू आके, और वो हमारे नर्वस सिस्टम को सीधा हिलाता है, शॉक देता है एक तरह से, और जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट से एकदम से झटका लगता है, क्योंकि हमारे सारे जो न्यूरॉन्स हैं ये किल हो जाते हैं, एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं झटका लगते ही। बहुत ज़्यादा करंट जिसको लगता है, आपने देखा भी होगा कि हाथ यहाँ से बिल्कुल नीला पड़ जाता है उसका, है ना, अलग से। और उसको कई बार क्या होता है कि बिल्कुल सारा का सारा थोड़ी देर के लिए तो होश ही खो बैठता है, छूटता भी नहीं है। तो ऐसे में छुड़ाने के लिए फिर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लकड़ी की जी, लकड़ी का संपर्क उसके साथ में करें। अगर किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ है उसको हाथ कभी भी ना लगाएं, वो वाला बंदा बच जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस बंदे को इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ है वो अगर काँप रहा है, वो उसको हेल्प चाहिए, तो अगर आपने उसको किसी लोहे की रॉड से छू लिया या फिर आपने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसका वो तो बच जाएगा, परंतु आपको ऐसा झटका लगेगा जो आपका प्राण पखेरु भी उड़वा सकता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए, तो अपना संयम ना खोइए। अगर किसी का न्यारा प्यारा अगर कभी करंट लग जाए तो बेटा लकड़ी को ध्यान में रखिए कि लकड़ी कहाँ है, लकड़ी से उसको हटवाइए। और ऐसा नहीं है कि गीली लकड़ी है तो गीली लकड़ी लगा दी, क्योंकि लकड़ी बोला था तो गीली लकड़ी भी चलेगी नहीं, वो फिर और ज़्यादा कंडक्शन में आ जाएगा। ओके, समझ में आया? सबसे पहले ट्राई कीजिए कि उसका मेन स्विच बंद करने की कोशिश कीजिए भाग के। उसके बाद में अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर उसको खंबे वंबे की स्थिति हो तो फिर उसको लकड़ी ढूंढिए। सबसे पहले लकड़ी से अगर हाथ ऐसे चिपका हो तो उसके हाथ को मारिए, पर इतनी तेज भी नहीं मारना कभी हाथ ही तोड़ दो। ठीक है, उसको झटका मार के बस आप उसका अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि बिजली का झटका लगा तब और आपने हड्डियाँ तोड़ दी चार, ऐसा नहीं। अब देखिए इसके ऊपर आ जाते हैं। आपका हो गया क्वेश्चन क्लियर?
द स्टोरी ऑफ द लाइटिंग, इसे आप ध्यान से देखेंगे। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय द रबिंग। अभी तक रब करने से ये सारी चीज़ें आपने पता चल गई। हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर भी हम दुनिया भर की जो भी गैसेस वगैरह होती हैं, ऑल कंसंट्रेटेड हियर प्लीज, इसके अंदर चार्ज होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। धुआं, ये जो अपने गैसेस होती हैं, इन सब के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे चार्ज होते हैं। हो या You learnt in class 7 that during the development of the thunderstorm, the air current moves upward while the water droplets move downward। आपको ये पता है, 7th क्लास के अंदर ये पढ़ा है कि जब थंडरस्टॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म का मतलब जब बिजली तूफान या बिजली की जो स्थिति होती है, उस टाइम के ऊपर ये जो जितने भी हवा है, हवा तो ऊपर की तरफ चली जाती है और पानी नीचे की तरफ में आ जाता है, बादल, है ना, ऐसे ही होता है। These vigorous movement cause separation of the charge। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये तो ऊपर की तरफ में चले गए और जो पानी भरे जो बादल हैं वो नीचे की साइड में आ गए, तो फिर ये चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो पानी जो भरे जो बादल हैं उनके एक अलग चार्ज है, जो ऊपर जो चले गए हैं हवा वगैरह जो हल्की होकर ऊपर चली गई है, उसके अंदर अलग चार्ज है। By the process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edge of the cloud। तो बादलों के जो ऊपरी साइड होती है, बादलों की जो ऊपरी साइड होती है, वहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। The positive charge collect near the upper edge of the cloud and the negative charge accumulate near the lower edge। और नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद में देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और धरती के देखो, एक तो ऊपर की साइड के अंदर हल्की होगी हवा, ठीक है। बादल सबसे पहले इस तरह का इन्वायरमेंट ही बनता है कि जो थंडरस्टॉर्म के टाइम के ऊपर कि सबसे पहले तो जो पार्टिकल्स हवा के हैं वो ऊपर चले गए, जो पानी वाले जो बादल हैं वो नीचे की साइड में आ गए, ठीक है। धरती के ऊपर जो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी रह जाते हैं जो धरती के ऊपर भी होते हैं, है ना, हमारे सराउंडिंग के अंदर भी है, उनका ये पॉजिटिव चार्ज वो भी नीचे की साइड में आ गया, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज कुछ तो नीचे की साइड में रह गए, कुछ बिल्कुल ऊपर चले गए, बीच में आ गए नेगेटिव चार्ज। आया समझ में। अब क्या होता है, there is accumulation of positive charge near the ground also। when the magnitude of the accumulated charges becomes very large, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow। अब हवा क्या होता है, हवा एक बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, ग्राउंड पे भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, बादलों के पास में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और बीच में यहाँ पे क्या है, हवा है। तो ये पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में करंट फ्लो करता है। इन चार्जेस सारे के सारे फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा हो गए। ये बिल्कुल कैसे होता है बेटा, कि मान लो अगर किसी एक गिलास को हम भरे जा रहे हैं तो इसका जब किनारे जब उसको भरे जाएंगे, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो बाहर निकलना शुरू कर देगा, है ना। तो जब ये चार्ज इतना ज़्यादा फ्लो हो गए हैं, इतना ज़्यादा भर गए हैं, तो फिर ये फ्लो करना शुरू करते हैं। और जैसे ये फ्लो करना शुरू करते हैं, द एयर विच इज़ नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर, तो हवा जो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसको होल्ड नहीं कर पाती, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, मतलब कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ या फिर यहाँ पे मीट करते हैं। जब आसमान के अंदर बिजली चमकती है तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्जेस जो बादलों के ऊपर है और जो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मीट हो रखे हैं, ये आपस के अंदर जब मिलेंगे तो बिजली चमकेगी, कड़कती है, ठीक है। तो हमें आसमान में बिजली चमकती दिखाई देती है, परंतु ग्राउंड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि पेड़ इत्यादि, ये सारी चीज़ें हैं ना। पौधे फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, पौधों के ऊपर सबसे ज़्यादा बिजली किस पे गिरती है, पेड़ों के ऊपर गिरती है ना। तो उनके आसपास की चीज़ें और ये सारे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इनके संपर्क में आ जाए तो वही बिजली नीचे की साइड में भी आ जाएगी और नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगी। आया समझ में। तो ऊपर कैसे चमकती है, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों संपर्क में आए। नीचे कब गिरेगी, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, बीच में नेगेटिव चार्ज है, इसके संपर्क में आने से। इज इट क्लियर। तो ऐसे बिजली चमकती है और ऐसे बिजली गिरती है। क्लियर है। अभी तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ। तो या तो दो बादलों के बीच में इस तरीके से, या फिर धरती और बादलों के बीच में। टुडे वी नीड not get frightened by the lightning like the ancestor did. Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve their understanding how a lightning strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. अभी फिलहाल के अंदर बिहार और यूपी के अंदर इस वर्ष के अंदर कम से कम भी 500 से
700 से 800 लोगों की मृत्यु हुई है बिजली के गिरने से। इट इज़ अ रिकॉर्ड ईयर कि इतने सारे लोग सिर्फ बिजली गिरने से मरे हैं बिहार और यूपी के अंदर, ठीक है। 120 लोग एक दिन मर गए, 80 लोग एक दिन मर गए, फिर 60 लोग मर गए, फिर 200 लोग मर गए। तो इस साल अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे थे तो बिहार और यूपी के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा फेस, धान बो रहे थे बेचारे, धान की रुपाई कर रहे थे, ऊपर से बिजली कड़की, ऊपर गिरी, सब के सब फ्लैट जल गई, कईयों की तो लाशें भी नहीं मिली, राख ही बन गए हैं। तो दिस, और बहुत सारे पशु, अनगिनत पशु वे भी इस बार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं लाइटनिंग की वजह से। तो हम क्या इसको रोक सकते हैं? जी नहीं, हम इसको रोक तो नहीं सकते, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, परंतु हम इससे बचाव कर सकते हैं। बचाव कैसे करेंगे? वो है लाइटनिंग सेफ्टी, उसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, कोई भी खुला एरिया सेफ नहीं है। सबसे पहले तो हेयरिंग थंडर इज अलर्ट टू रश टू द सेफर प्लेस। अगर आप खुले एरिया के अंदर हैं और अगर आपको कुछ इस तरह की बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे, तुरंत आप अपना एक शेड ढूंढने की कोशिश कीजिए, यानी कि किसी चीज़ की छाई में। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और जब आप लास्ट थंडर सुन ले आवाज़ कि भाई अब बिजली कड़कना बंद हो गई है, ये नहीं कि बिजली कड़क गई, हाँ ठीक है तुरंत बाहर आ गए। देखिए हमेशा आवाज़ पहले आती है और बिजली बाद में आती है, ठीक है, बिकॉज जो साउंड की स्पीड है वो कई बार क्या होता है कि कंटिन्यूसली आती रहती है। साउंड ट्रेवल्स, लाइट ज़्यादा तेज चलती है चार्जेस और साउंड कम तेज चलती है, ओके। तो पहले आवाज़ आ जाएगी और बिजली बाद में कड़केगी, ओके। तो ऐसा होता है। तो और ये एक ही बार में 2-2, 4-4 बार कड़कती है और एक ही जगह के ऊपर अगर बिजली गिरी है तो इट इज़ वेरी मच कॉमन कि एक ही जगह के ऊपर दोबारा भी गिर रही है। तो अगर कभी कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे आप खेत वेत के अंदर हैं, आप ऐसी जगह के ऊपर हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं धरती पे स्ट्राइक करी है बिजली, ये नहीं है कि वहाँ पे भाग के चलो देख के आएंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे 90% चांसेस है दोबारा गिरेगी, सेम पॉइंट के ऊपर दोबारा गिर सकती है, आसपास दोबारा गिर सकती है। अवॉइड दैट, ओके। कई बार क्यूरियोसिटी होती है, चलो देख के आएंगे कुछ तो हुआ है ना, नेवर डू दैट। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, अ हाउस और बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय द कार और बस, यू आर सेफ इनसाइड द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। खिड़कियों को चढ़ा लीजिए, अंदर ही रहिए, ठीक है। अगर मान लो आप खेत के अंदर हो, कार के अंदर गए हो, भाग के कार के अंदर घुस जाओ, अपनी खिड़की वड़कियाँ चढ़ा ली, यू आर सेफ देयर। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, ये जो आप पढ़ रही हैं बेटा, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, हाउ लाइटनिंग इज फॉर्म, क्या करना चाहिए, ये आपके पेपर में आएंगे। ये डूज एंड डोंट और ये सारी चीज़ें, इनको ध्यान से सुन लीजिएगा, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। डूज का मतलब होता है क्या करें, डोंट का मतलब क्या ना करें। आउटसाइड, ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ओपन फील्ड, ऑल ट्रीज, शेल्टर्स इन द पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। कैरिंग एन अम्ब्रेला, ये देखो एक एक करके सुनो। खुले व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी सेफ नहीं है। खुली हुई कारें सेफ नहीं है। खुले हुए खेत, लंबे लंबे वृक्षों के नीचे जाना, शेल्टर इन पार्क्स के अंदर चले जाना सेफ नहीं है। एलिवेटेड प्लेस, ऊपर छत के ऊपर चढ़ के देख के आना सेफ नहीं है। कैरिंग ए अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। मैं तो छतरी लेके चलूँगा, छतरी से मेरे को भगवान जी देखेंगे नहीं, मेरे ऊपर बिजली गिरेगी नहीं, बैड आइडिया। इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्रीज, अगर आप जंगल के अंदर ही हैं और आप पेड़ों से बच ही नहीं सकते तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उनको अवॉइड कीजिए, जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनके नीचे चले जाइए। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज, स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट, पोल्स से दूर रहिए। खेतों के अंदर आप पेड़ों से दूर रहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर लेटिए मत, नहीं लेटना नहीं है। स्ट्रीट स्क्वाल लो एट द ग्राउंड, स्क्वाट लो, ये देखो स्क्वाट, ऐसे करके बैठ जाइए और अपने हाथों को इस तरीके से कर लीजिए। ये एक तरह से आपका एक कंडक्टर बन जाता है जो कि धरती के संपर्क में है। अगर बाई चांस, वैसे तो देखो बिजली गिरेगी तो मुश्किल ही है, परंतु बाई चांस इट इज़ आपका एक मिनिमम एरिया बन रहा है ना। तो अगर यहाँ गिरेगी, कम से कम अगर आप लेटोगे तो पूरे का पूरा 6 फुट का एरिया दे रहे हो आप ऊपर गिरने के लिए। कम से कम ऐसे बैठोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ गिर जाए, यहाँ गिर जाए, बच जाओ आप, ओके। इज इट क्लियर?
प्लेस योर हेड्स, ये एक पोजीशन है जिसकी तरह से आप कर सकते हैं। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर हो तो क्या करें। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। मोबाइल, बिजली चमक रही है और फ्रेंड्स को मोबाइल या टेलीफोन के थ्रू फ़ोन करके बता रहा हूँ तूने देखा कितनी तेज बिजली चमकी, इज़ अ बैड आइडिया। ठीक है, बिकॉज आप मोबाइल वगैरह लेके अगर बाहर फ़ोटो खींचने के लिए जा रहे हैं, आपकी फ्लैश लाइट बहुत अट्रैक्ट करती है, आपके मोबाइल की वाइब्रेशंस बहुत अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले पता चला आपके ऊपर बिजली गिर रही है, बैड आइडिया। ओके, लैंडलाइन आप कॉल कर सकते हो, मोबाइल अवॉइड अवॉइड अवॉइड। मोबाइल इवन लैंडलाइन को भी अवॉइड ही करना चाहिए। क्या पता वो भी तारें होती हैं, उनके अंदर से भी आता है, उसके थ्रू भी करंट आ सकता है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। नहाने का मन कर रहा है, बिजली चमक रही है, अच्छा मौसम ख़राब हो रखा है, मैं नहाऊंगा नहाऊंगी, इज़ अ बैड आइडिया। हो सकता है कि आपकी पानी की टंकी के ऊपर बिजली गिर जाए, देन यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लाइक द कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग्ड। जितना हो सके अगर बिजली कुछ मौसम ज़्यादा ख़राब है तो घर के अंदर भी अपने इन चीज़ों को अनप्लग कर दीजिए, क्योंकि बिजली जब स्ट्राइक करेगी और आपके घर में अर्थिंग अच्छे से नहीं है तो फिर ये आपको बहुत डेंजरस हो सकता है, उसमें आग लग सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दीजिए जितना हो सके। लाइटनिंग कंडक्टर, अब इसके साथ में इसका एक परमानेंट, ये देखो ये एक बिल्डिंग है, देख लीजिए इधर, यहाँ पे एक लाइटिंग इस तरह का ऊपर का लाइटिंग कंडक्टर लगाया जाता है मेटल का, और उसको इस तरीके से धरती के अंदर एक तार वगैरह या फिर मेटल की स्ट्रिप के साथ में धरती के अंदर यहाँ पे पिट खोद के दबा दिया जाता है। जब इसके ऊपर बिजली गिरती है, और ये किसके ऊपर बनाया जाता है, किसी पिलर विलर के ऊपर, ठीक है, जब इसके ऊपर बिजली गिरती है धरती के इस पूरे, मान लो इसके ऊपर पूरे मकान के ऊपर बिजली गिरी, तो ये एक तरह से कंडक्टर बन जाता है। इसके थ्रू ये सारी बिजली यहाँ ग्राउंड के अंदर आ जाएगी और आपका घर बच जाएगा। इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये एक डिवाइस होता है जो कि बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है लाइटनिंग से। अब मेटेलिक रॉड होती है टॉलर देन द बिल्डिंग, जो कि इतनी लंबी बिल्डिंग होती है, यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक की होती है। इट्स इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। बनावट के टाइम के ऊपर इसके अंदर डाल दिया जाता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट एट द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे इसको खुला रखा जाता है कि भाई जो भी बिजली गिरनी है इसी के ऊपर गिर जाए और यहाँ से नीचे आ जाए, क्योंकि देखो बिजली को गिरने के लिए मेटल चाहिए होता है। जो सबसे ऊपर आपने लगा रखा है, निकाल रखा है, उसी को पकड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। The metal columns used during the construction, electrical wires and the water pipes in the building also protect us to an extent, but do not touch them during the thunderstorm. ये मेटल के कॉलम और ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो पिलर बनाते हैं ये भी बिजली से बचा सकते हैं, परंतु बिजली के टाइम के ऊपर ये नहीं है कि आप उन्हीं के साथ में लग के खड़े होंगे। ओके, अगली चीज़ जो हम पढ़ते हैं, बिजली समझ में आ गई, लाइटनिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या चीज़ होता है? अर्थक्वेक का मतलब होता है क्या? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट, फिर क्या है मेंटल, और सबसे अंदर वाला क्या है कोर। क्रस्ट हमारी कुछ 70 किलोमीटर तक, अगर हम यहाँ से नीचे चले जाएं तो 70 किलोमीटर तक क्रस्ट है। ये क्रस्ट किस चीज़ से बना हुआ है? क्रस्ट बना हुआ है आपका, कुछ यहाँ पे वाटर की लेयर्स हैं, उसके ऊपर फिर पहाड़ हैं थोड़े से, फिर मिट्टी है, फिर दोबारा से फिर एक पहाड़ की लेयर आ जाती है, फिर पानी आ जाता है। इसीलिए जब हम अपना पानी वानी यहाँ से खोद के निकालते हैं ना, लेयर्स के अंदर है ये नहीं है कि हम धरती खोदेंगे तो नीचे पानी मिलेगा। पानी मिलेगा, हम ऐसे बोलते हैं कि साफ़ पानी नहीं मिला भाई, दोबारा और खोदो। आप ऐसे बोरिंग करते हो, उसके बाद फिर से मिट्टी आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, एक लेयर दर लेयर बनी हुई है। आया समझ में? सबसे ऊपर वाली लेयर क्या बोलते हैं? क्रस्ट। फिर नीचे हो जाती है मेंटल। मेंटल के अंदर क्या चीज़ है बेटा? मेंटल के अंदर लगभग चीज़ें लावा की स्टेज के अंदर है, उबली हुई और पिघली हुई है। ओके, 70 किलोमीटर, उसके बाद में ये यहाँ से तो 70 किलोमीटर, और फिर क्रस्ट के आखिर से लेके और अगला जो लेयर है वो आपका 2200 से 2400 किलोमीटर तक नीचे, 2200 से 2400 किलोमीटर नीचे हमारा मेंटल। फिर उसके बाद में फिर 1500 से 2000 किलोमीटर और नीचे कोर, और फिर बीच में बिल्कुल
जब धरती का निर्माण हुआ था तो जितनी भी धातुएं थी, जो भारी धातुएं थी, वो पिघल पिघल के धरती के बीच में आ गई हैं और ये यहाँ पे आके घूमती रहती है, बिल्कुल ऐसे करके चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, अब ये चीज़ मेटल सारा का सारा घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, उसके ऊपर लेयर्स बनी हुई हैं, उसके ऊपर और एक और लेयर बनी हुई है, उसके ऊपर एक और लेयर बनी हुई है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी धरती भी घूम रही है ना। आपने इंग्लिश पिक्चरें भी देखी होगी, आर्मेगेडोन नाम की एक मूवी है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये दिखाया गया है कि धरती की अंदर वाली जो लेयर है ना, ये घूमना बंद कर गई है और घूमना बंद कर गया है, तो उसको एक झटका चाहिए। उसको साइंटिस्ट नीचे जाते हैं खुदाई करके, उसको झटका देते हैं तो दोबारा घूमना शुरू हो। अगर ये घूमना बंद कर दे तो हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है, हमारी पृथ्वी इसके घूमने के कारण एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक तरंगें निकलती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रहता है। अगर ये घूमना बंद कर देगी तो हमारी धरती का ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मार्स जो हमारे से नेक्स्ट वाला ग्रह है, उसके अंदर यही हो रखा था कि हो सकता था कभी किसी समय के ऊपर उसके अंदर का जो कोर है घूम रहा था, परंतु वो घूमना बंद कर चुका है। ठीक है, तो वो अब डेड प्लेनेट हो चुका है काइंड ऑफ। इज इट क्लियर? ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके लिए। अब अर्थक्वेक का हमने आपको क्रस्ट मेंटल कोर आपको बता दिया क्या चीज़ होती है। ठीक है, भूकंप आपने सुने होंगे 2005 के अंदर उरी और तंगधार के अंदर भूकंप आए हैं। आपने भुज के अंदर का भूकंप सुना हुआ होगा, सुने हुए ना, भूकंप काफ़ी आते रहते हैं। अभी अर्थक्वेक होता क्या है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज अ सडन, ये इसकी डेफिनेशन है, अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ट्रेम्बलिंग का मतलब कंपन, शेकिंग का मतलब हिलना, जो बहुत थोड़े समय के लिए गड़गड़ाहट जो धरती के हिलने की होती है उसे अर्थक्वेक कहते हैं। इट इज कॉल्ड बाय द डी डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। ये देखो, इससे पहले ये हो जाता है भूकंप के समय का हाल, देख पा रहे हो पिक्चर? अर्थ अकर्स एट ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, देयर आर नॉट इवन नोटिस्ड मेजर। ऐसी बात नहीं है, हमारी धरती के अंदर ये है ना, ये हिलना डुलना चलता रहता है। हम इस समय के ऊपर हैं, इस समय पे भी हिल रही है कुछ अंदर के अंदर, परंतु हमें महसूस नहीं कर रहे। हम महसूस कब करते हैं, जब ये क्रस्ट के थोड़ा सा आसपास में हिलावट होती है और थोड़ा सा स्लीट होती है। पृथ्वी अंदर से कुछ ऐसी है, ये ऊपर वाला क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है, ये हमारा कोर है अंदर, देख पा रहे हैं, ये क्रस्ट मेंटल और कोर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा हमारी धरती का समुद्र की तलहटी के अंदर सिर्फ 70 किलोमीटर तक, यहाँ ऊपर तो हमारा क्या कहते हैं मेंटल, क्या कहते हैं 2200-2300 किलोमीटर तक भी नीचे मिलता है, परंतु जो धरती के नीचे जो समुद्र की जो तलहटी है, वहाँ पे कई जगह तो ऐसे जैसे 5 से 10 किलोमीटर के बाद में क्रस्ट आ जाता है, वो मेंटल आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होएगी, भूकंप आएगा, समुद्रों का ऊपर का जो पानी है वो हिलेगा और उसकी वजह से क्या आती है, सुनामी। आया समझ में? सुनामी आई थी महाराष्ट्र के अंदर।